नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। कर्नाटक के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस में विभाजन साफ दिखाई दे रहा है और यह विभाजन दरअसल आपको बता दें कि हिजाब मुद्दे को लेकर है कि राज्य में जारी हिजाब विवाद पर भाजपा सरकार का कैसे सामना किया जाए। पार्टी के सूत्रों ने खुलासा किया कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार और उनके वफादार साथी सावधानी से आगे बढ़ना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरमैया संयुक्त विधानसभा के जारी सत्र में इस मुद्दे को सदन के पटल पर आक्रामक रूप से उठाना चाहते हैं। इस मतांतर से पार्टी विधायकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। मंगलवार शाम को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एक बैठक की और आलाकमान के साथ परामर्श के बाद पार्टी ने फैसला किया कि केवल भाजपा नेताओं द्वारा दिए गए विवादास्पद बयानों को आक्रामक तौर पर उठाया जाए। और चूंकि करीबन एक हफ्ते के विरोध और हंगामे के बाद मंगलवार को कॉलेज फिर से खोल दिए गए हैं, इसलिए पूरे मुद्दे पर नरमी के साथ आगे बढ़ा जाए। कांग्रेस आलाकमान ने हिजाब के मुद्दे पर सतर्कता बरतने की हिदायत दी है। बेंगलुरु में राज्य कांग्रेस कार्यालय में 3 घंटे की लंबी बैठक के बाद सिद्धरमैया ने स्वीकार किया कि इस मुद्दे पर पार्टी का रुख स्पष्ट नहीं है और इसलिए आम सहमति बनाने के लिए चर्चा की गई है। सिद्धरमैया ने कहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा अल्पसंख्यकों के साथ रही है। हम अल्पसंख्यकों और संविधान का सम्मान करते हैं। संविधान में धर्मनिरपेक्षता के प्रावधानों को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। इस मुद्दे पर पार्टी का रुख स्पष्ट नहीं था। हमने वरिष्ठ नेताओं के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की और एक स्टैंड लिया। तो कर्नाटक कांग्रेस में मतभेद देखने को मिला है। दरअसल हिजाब विवाद मुद्दे पर कर्नाटक कांग्रेस में ये मतांतर सामने आया है। सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच ये मतांतर देखने को मिला है। ऐसे में जिस तरीके से ये मतभेद कांग्रेस के अंदर देखा जा रहा है, कई सवाल उठ रहे हैं कि वास्तव में क्या कर्नाटक कांग्रेस में फूट होने जा रही है? क्या कर्नाटक कांग्रेस टूट सकती है? और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। फिलहाल संदीप दुबे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फरहत अली जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप दुबे जी, कर्नाटक में कांग्रेस में 2 फाड़ देखने को मिल रही है। जिस तरीके से हिजाब मुद्दा कर्नाटक से उठा, लेकिन पूरे देश भर में ये मुद्दा चला और अब कर्नाटक में सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच जो मतभेद देखने को मिल रहा है, सियासी गलियारों में चर्चा है, सियासी हलकों में अब चर्चा होने लगी है कि पार्टी का रुख स्पष्ट नहीं है, पार्टी के नेताओं का रुख स्पष्ट नहीं है और ऐसे में कर्नाटक में कांग्रेस टूट सकती है। बीजेपी को कितना बड़ा फायदा होगा अगर ऐसा होता है तो? देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल हो, उन सबको चाहिए कि वो धार्मिक मामलों में दखल न दें, क्योंकि मामला आम आदमी, आम व्यक्ति की अभिव्यक्ति का मामला है। वहाँ 3 साल पहले से जब यूनिफॉर्म कोड लागू है, हम अपने बच्चों को बेहतर बनाएं, अच्छा से शिक्षा दें, अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित हो। हम राजनीति में बच्चों को न डालें कि राजनीति उनको ये लगने लगे कि राजनीति गंदी होती। मैं तो इतना पूछना चाहता हूँ देश से भी कि देश बताए कि इस देश के अंदर कब हिजाब पे पाबंदी थी। गलियों में, बाजारों में आप हिजाब पहन के आराम से घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ये देश उन देशों जैसा नहीं है जहाँ हिजाब पे पूरी तरह से पाबंदी है। हम बार बार ये सोचते ही नहीं है कि अगर संवैधानिक हमारे अधिकार हैं, संविधान में हमें बहुत ढेर सारे अधिकार दे रखे हैं, तो कुछ संवैधानिक हम सबके कर्तव्य हैं। अगर कुछ लोग सोचते हैं कि सांप्रदायिक उन्माद और डर से देश को बदनाम करेंगे और वो सफल इसमें कैसे हो सकते हैं, तो कांग्रेस को खुद अपने अंतःकलह में झांक के देखना चाहिए
कि राजनीति का स्वरूप और स्तर इतने निम्न स्तर पे न जाए। और वहां भी जरूर मैं मानता हूं कि हर राजनीतिक पार्टी में अच्छे और बुरे लोग हैं, वहां भी अच्छे लोग होंगे तो इस विषय को समझ रहे होंगे कि इस विषय से जो विवाद उत्पन्न हो रहा है इससे देश को और समाज को नुकसान होना है, फायदा नहीं होना। और मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, बार बार ये विषय रखता भी हूँ, कहता भी हूँ, मैं अपनी बात कंप्लीट करूं कि हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है और हम सबको मिलकर बेहतर करने की आवश्यकता है। कांग्रेस खुद ही अब देश में अपनी कलह ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि अंतर कलह जो है किसी भी परिवार के लिए ठीक नहीं है, वो परिवार छोटा हो या बड़ा। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयेश गुरनामी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जयेश जी। आवाज मिल पा रही है? आवाज जयेश जी? जयेश जी आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए ठीक है, नहीं मिल पा रही आवाज, संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। फरहत अली जी आपके पास आएंगे। ये मामला दरअसल कर्नाटक से उठा, ये बताया गया कि मामला कर्नाटक से जरूर उठा है, लेकिन तूल उन राज्यों में पकड़ रहा है जहां पर चुनाव है, और चुनाव को लेकर के ये एक प्री प्लान्ड पूरा प्रोग्राम था। राजनीतिक दलों ने ये आरोप लगाया, लेकिन क्या वाकई में आपको ये लगता है कि ये प्री प्लान्ड प्रोग्राम था? सवाल इसलिए भी ज्यादा उठ रहे थे क्योंकि चुनावी माहौल में ही आया ये मुद्दा, इसके पहले ये मुद्दा नहीं आया। जैसे ही चुनाव नजदीक आए वैसे ही मुद्दा सामने आ गया। जी मैं बोलूं सर? जी फरहत अली जी। जनाब, जो ये मुद्दा है ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा जो है ये इंटरनेशनल लेवल पर हमारे मुल्क को बदनाम करने के लिए हिजाब शब्द का, मतलब अल्फाज कहते हैं उर्दू में, उसका इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना और पाकिस्तान दोनों ये चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मुल्क भारत की कैसे छवि घूमेगी। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने प्रयास किया और ये वक्त जो उन्होंने तय किया वो चुनावों का वक्त था। तो लाजमी सी बात है कि मुस्लिम तबका जो है वो इस वक्त में शिक्षा से बहुत पिछड़ा हुआ है। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये समझा कि ये चुनावी साजिश है। मैं समझता हूं कि इस साजिश के पीछे जो है वो बैनुल-अक़वामी मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा शामिल है। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से इस बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कह देना चाहता हूं जो पूरा हिंदुस्तान सुन ले कि इस वक्त में हिजाब और नकाब को छोड़ करके मुसलमानों को बाज़िकार और लाजवाब बनने की जरूरत है। अब उनके हाथ में कलम, सवाद और किताब होना चाहिए, ना कि हिजाब। और हिजाब जो है वो यहाँ के पॉलिटिकल लोगों ने वो समझते ही नहीं है कि बड़ी राजनीतिक साजिश है। वो यहाँ के लोग जो हैं जो राजनीति कर रहे हैं, मैं बहुसंख्यक वर्ग की राजनीति बता रहा हूँ, चाहे वो भाजपा वाले हों, चाहे वो कांग्रेस वाले हों या सपा वाले हों, वो अपने मुल्क के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें शामिल कर देते हैं। जहां पूरी दुनिया में ये संदेश जाता है, पैगाम जाता है कि एक ही पूरी दुनिया में मुल्क है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं, एक चमन की तरह रहते हैं। इस चमन को कैसे नष्ट और नाबूद किया जाए, इसकी साजिशें रच रहे हैं ये यहाँ के राजनीतिक दल, उसको उकसा रहे हैं। और ये मुद्दा खत्म होना चाहिए। लेकिन इस मुद्दे में जो एक रंग दिया गया था कि कुछ बच्चों को भगवा, जो हमारा हिंदुस्तान का कलर, उसको हम हिंदुओं का कलर नहीं मानते। मैं नहीं मानता किसी हिंदू का कलर, क्योंकि हम जो संतरा खाते हैं ऑरेंज, उसका कलर भी ऑरेंज होता है, तो वो भी फिर हिंदुओं का हो गया। जो और चीजें हैं वो भी सब हिंदुओं की हो गई। तो मैं नहीं मानता, लेकिन इसको इस तरीके से इस्तेमाल किया गया। तो जिन लोगों ने भी इस्तेमाल किया, चाहे भगवा को धार्मिक वस्त्र बना के इस्तेमाल किया गया हो, राजनीति की गई हो, चाहे हिजाब और नकाब को एक पर्दा बनाकर, एक इस्लामिक सिंबल बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो
ये दोनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर्नाटक सरकार को करना चाहिए। फरहाद अली जी, तो क्या आप ये कह रहे हैं, आपके कहने का मतलब ये है कि जो पड़ोसी देश हैं, जो दुश्मन देश हैं, उनके द्वारा ये एक जाल बुना गया और उस जाल में हम फंसते और उलझते चले जा रहे हैं इन सियासतदानों की वजह से? देख लीजिए वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, और कनाडा में देख लीजिए, कनाडा में ही एक सिख समुदाय का बंदा रहता है जो हमेशा खालिस्तान की बात करता है, वो भी हिजाब की बात कर रहा है, और तमाम जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। तो अच्छा, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, मैं तो अपनी पाक जुबान से, अपनी पाक सरजमीन से बैठ के जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, उस मुल्क का नाम तक नहीं लेना चाहता कि कंदील बलोच जो आजादी चाहती थी, उसको उसके भाई ने गला घोट दिया और इन्होंने आजाद कर दिया। मलाला जो पढ़ना लिखना चाहती थी, कौम को आगे लेके जाना चाहती थी, उसके सर पर गोली मार दी गई, उसको अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। तो लाजमी सी बात है, जो मुल्क पाकिस्तान, ये आपके चैनल के माध्यम से अगर इंटरनेशनल लेवल पर मेरी बात सुनी जा रही है तो पाकिस्तान सुन ले कि हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान से बेपनाह नाराज है, क्योंकि वो हमारे अंदरूनी मसलों में बोलता है। ये मसले ऐसे हैं जो हम लोग बैठ के तय कर सकते हैं, जो हमारी सरकारें तय कर सकती हैं, जो हमारा कानून तय कर सकता है, जो बुद्धिजीवी तय कर सकते हैं। तो उसमें पाकिस्तान, चीन, कनाडा या जो वहां पर बैठे हुए खालिस्तानी सिख हैं, उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम लानत देखते हैं ऐसे पाकिस्तान पर, ऐसे लोगों पर जो हमारे मुल्क में, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब को, जो हमारे चमन को आग लगाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जयेश गुरनानी जी भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जयेश जी। आपको आवाज मिल पा रही मेरी? जी, आवाज मिल पा रही है। क्या मेरी आवाज आ पा रही है? जी, मिल पा रही है। जयेश जी, जिस तरीके से कर्नाटक कांग्रेस के अंदर खाने में जो मतभेद देखने को मिली है हिजाब के मामले पर, अब क्योंकि सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच में ये जो सामने आया है विवादास्पद, दोनों लोगों के जो मतभेद सामने आए हैं, ऐसे में तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि वास्तव में पार्टी का स्टैंड है क्या। और अब जिस तरीके से वर्चस्व की लड़ाई नजर आ रही है, ये वर्चस्व का मतभेद ही कहेंगे, आने वाले समय में कांग्रेस को भारी नुकसान ना उठाना पड़ जाए इसका कहीं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जहां तक पक्ष रहता है, तो कांग्रेस पार्टी इस राष्ट्र की एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां पर हर एक कार्यकर्ता को अपने विचार स्वतंत्रता से प्रकट करने का, प्रस्तुत करने का अधिकार है। तो अगर किसी के विचारों में कुछ भिन्नता होती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, हर किसी के विचार अलग हो सकते हैं। और रही बात हिजाब के मुद्दे की, तो आज हमें यह समझना होगा कि देश की जनता चाहती क्या है। जब देश की जनता जॉब की बात करती है तब भारतीय जनता पार्टी हिजाब की बात करती है। जब देश की जनता महंगाई की बात करती है तब भारतीय जनता पार्टी हिजाब की बात कर रही है। जब देश की जनता पूछ रही है कि बजट में आम नागरिक को क्या मिला, तब भारतीय जनता बोल रही है कि हम हिजाब को प्रतिबंधित कर रहे हैं। तो आखिर मुद्दों से भटकाने की राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रही है और अब की बार भी यही करने वाली है। हमें यह समझना होगा कि जो हमारा भारतवर्ष है, भारत देश है, यह सत्य श्यामला वसुधरा, यह वसुधैव कुटुंबकम की जो संरचना है उसके अनुसार चलने वाला एक मुल्क है, उसके अनुसार चलता है यह देश। और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वह, उसमें भी 3 रंग है, जो यह संदेश देता है कि हम सभी कौमों को, सभी धर्म को, सभी प्रांतों को, सभी मजहबों को साथ में लेकर के चलेंगे। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी एक विशेष कौम के ऊपर हमला करके, उनका दमन करके, उनके अधिकारों को समाप्त करके क्या प्रस्तुत करना चाह रही है, क्या दिखाना चाह रही है, यह देश को समझना होगा। क्योंकि आज किसी को हिजाब पहनना है या नहीं पहनना है, यह उस व्यक्ति का निजी अधिकार है, और अगर उसे हिजाब पहनना है और शैक्षणिक संस्था में जाना है तो यह उसका मौलिक अधिकार है संविधान के अनुसार। तो आज संविधान का जो आप देख रहे हैं निरंतर रूप से किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वह किस प्रकार से संवैधानिक विरोधी रहती हैं, तो यह नीति भी कोई आम नहीं थी और कोर्ट में इसलिए इसको चैलेंज किया गया।
और हमें न्यायालय से पूरी उम्मीद है और न्यायालय इस मामले में संज्ञान ले भी चुका है और न्यायालय अंततः हमें पूरा यकीन है कि इसमें जो कर्नाटक सरकार का जो आदेश है कि हिजाब पर प्रतिबंध लगाया जाए उस पर कोर्ट से हमें बड़ी राहत मिलेगी। ठीक है संदीप जी, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि दरअसल ये वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हैं। कर्नाटक के कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार जी ने यह भी कहा है कि ये एक प्रोपेगेंडा है और ये एक मनगढ़ंत जिस तरीके से पूरी तैयारी की गई है, पूरा प्लान किया गया है, प्री प्लान है कहेंगे। उन्होंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी की देन है जो आज स्थिति बनी हुई है, जो हिजाब का मुद्दा आज तूल पकड़ता जा रहा है कर्नाटक ही नहीं पूरे देश में। ये पूरी करामात भारतीय जनता पार्टी की है क्योंकि उसे पता है कि आने वाले समय में कर्नाटक का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा कर्नाटक में। मैं योगेश जी आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम बेटियां जो हैं वो भाजपा वालों के कहने से वहाँ पे आंदोलन कर रही हैं और ये बात पूरे देश को कांग्रेस ढिढोरा पीट पीट के कह रही है कि ये कोई स्वीकार करेगा। कांग्रेस के मेरे साथी संविधान की बात कर रहे थे, मौलिक अधिकारों की बात कर रहे थे, सौहार्द की बात कर रहे थे, शांति की बात कर रहे थे, कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे। बातें तो सब कुछ कर रहे थे लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो यूनिफॉर्म को लेके सरकार का आदेश है एक पूरी तरह से शिक्षा के अधिकार कानून के अनुरूप है और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए क्योंकि 3 साल से यूनिफॉर्म का नियम वहाँ पे लागू है। दूसरी बात, हम बार बार राजनीतिक लोग शैक्षिक संस्थाओं में घुसकर राजनीति क्यों करते हैं? क्या शैक्षिक संस्थाओं की कोई अधिकार, क्या शैक्षिक संस्थाएं स्वतंत्र होकर शिक्षा इस भारत में नहीं दे सकती? क्या शैक्षिक संस्थाएं अपने व्यवस्था के हिसाब से नहीं चल सकती? हम लोग बार बार ये सोच के क्यों अपमानित करते हैं शिक्षक संस्थाओं को, शिक्षकों को, और खासतौर से जो अच्छा करना चाहता है समाज, इस समाज को कहाँ पीछे लेके जाना चाहते हैं? मेरे साथी संविधान के 19A का भी उल्लंघन की बात ये लोग बार बार हर जगह करते हैं लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ तक सीमित है? इसकी भी एक सीमा है, हर किसी की सीमा है। और यूनिफॉर्म के बारे में तो सरकार ने पूरी तरह से पहले भी जो आदेश दिया है और अभी भी वहाँ जो आदेश है वो शिक्षा के अधिकार के अनुरूप है और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मैं साफ साफ साथी को कहूंगा, कांग्रेस के मित्र को, कि देखिए कांग्रेस के लोगों को सोचना चाहिए कि इस तरह की कोई अव्यवस्था उत्पन्न न करें और इस तरह के धार्मिक उन्माद से किसको फायदा है? इससे तो कांग्रेस को फायदा होगा। कांग्रेस मुसलमानों को इकट्ठा नहीं कर पाई, मुस्लिम वोट उसे यूपी में नहीं दे रहा है, उत्तरांचल में नहीं दिया, पंजाब में नहीं दे रहा है, किसी भी स्टेट में मुस्लिम भाई लोग उनके साथ नहीं है। ये कांग्रेस कोशिश कर रही है कि हाँ मैं मुस्लिम भाइयों के साथ हूँ, बेटियों को इसके साथ हूँ और उन्हीं बेटियों को गुमराह करने का काम आप कर रहे हैं। तो अगर ये साथ है तो माइक साहब माफ कर दीजिए, इस साथ से तो अच्छा है कि आपका साथ न हो तो ज्यादा अच्छा है इस देश के लोगों को। सर, मैसूर शहर में एक प्राइवेट स्कूल ने अपना यूनिफॉर्म कोड जो था वो रद्द कर दिया है। ये पहला स्कूल है जिसने ये कह दिया है अब कि मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर क्लास में बैठ सकती हैं। क्या लगता है कि अगर इस आदेश जिस तरीके से दे दिया गया, इस प्राइवेट स्कूल की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए, रूल्स थे जो वो रद्द कर दिए गए, तो आने वाले समय में स्थिति और भी पैदा हो सकती है गंभीर, जिस तरीके से ये तूल पकड़ता चला जा रहा पूरा मामला? बिल्कुल गंभीर नहीं होगी, स्थिति नियंत्रण में है और जो बदमाशी करने वाले बच्चे हैं, छात्र हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उन्हें पकड़ पकड़ के जेल में डाला जाएगा और इस तरह की कोई भी अव्यवस्था, इस तरह की कोई घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक सरोकार से और धर्म में कोई भी सरकार को दखल नहीं देना चाहिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी को धार्मिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए क्योंकि ये धर्म से संबंधित मामला है और भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। हम पहले भी बोले कि हिजाब को हमने कहाँ बैन कर रखा है? आप बाजार जाइए, माँ बहनें पहन के आती हैं, कौन रोकता है उन्हें, कौन छेड़ता है? कोई उनको मारता है या पीटता है? लेकिन स्कूल कॉलेज जैसी जो संस्थाएं हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब समभाव से सबके बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कम से कम वहाँ हमें समझना चाहिए कि इस तरह की आंतरिक दखल नहीं देनी चाहिए, बच्चों को एक साथ मिलने देना चाहिए, तभी ये देश एक गुलदस्ता बनता है। फरहत अली जी, हमने मैसूर शहर के जो प्राइवेट कॉलेज का जिक्र किया वो इसलिए किया कि दरअसल अगर एक स्कूल में ये छूट दे दी गई है तो बाकी के स्कूल भी आने वाले समय में प्राइवेट स्कूल जो हैं वो ये मांग कर सकते हैं कि भाई अगर
स्कूल के नियम कायदे कानून स्कूल के अनुसार चलेंगे, सरकार के अनुसार नहीं, तो उन स्कूलों में भी छूट दी जा सकती है। क्योंकि देखिए प्राइवेट विद्यालयों में उनको तो बच्चों की तादाद बढ़ानी है, क्योंकि उनको खर्चा भी निकालना है, उनके अपने टीचरों को जो है सैलरी भी उनको पे करना है। तो जाहिर तौर पर कोई स्कूल या कॉलेज ये क्यों चाहेगा कि उनके स्कूल में बच्चे ना आए। हर स्कूल या कॉलेज ये चाहता है कि बढ़ चढ़ करके उनके स्कूल में बच्चे पार्टिसिपेट करें, दाखिला करवाएं। तो आने वाले समय में तो और भी इसकी मांग बढ़ सकती है ना, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो। देखिए ऐसा है कि कुछ मुस्लिम इंस्टीट्यूशन जो सामाजिक एजुकेशन देते हैं, मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है वो, अगर वहां पर उन्होंने हिजाब को मान लिया है तो लाजमी सी बात है कि वो अपने इदारे का, उनका कानून है, उनके नियम है, वो बुला सकते हैं। लेकिन जहां पर ऐसे कानून लागू नहीं है वहां पर हिजाब या भगवा डाल के आना वो एजुकेशन के विरुद्ध है, मतलब तालीम के खिलाफ है। तो लाजमी सी बात है कि अब जो हिजाब है, जो नकाब है, जो मुसलमानों का फंडामेंटल राइट है, वो आपने भी अभी कहा कि भाई, और हमारे संदीप जी ने भी कहा कि आप अपने घर में पर्देदारी करें, आप घर से बाहर निकले तो पर्देदारी करें, आप अपने धार्मिक स्थलों पर पर्देदारी करें, आप अपने सामाजिक जो हमारे कार्यकलाप हैं उनमें आप हिजाब या बुर्के का इस्तेमाल करें। लेकिन जो हमारे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हमें सामाजिक तालीम हासिल करने जाना है, या तो हम सामाजिक जो तालीम हासिल करना है, इल्म गाए हैं, वो इस लेवल की बनाएं कि हमें कहीं जाना ही नहीं पड़े, हमारी अपनी अलग इल्म गाए होना चाहिए जो कानून और सरकार के दायरे में चलना चाहिए, मतलब कानून और सरकार के विरोध नहीं होना चाहिए वो, तो वो वहाँ पर अलाउड कर सकते हैं क्योंकि उनके स्कूल का मसला होता है। अब रह जाती है बात कि कांग्रेस और भाजपा की, तो हम ये नहीं मानते कि भाजपा हमारी दुश्मन है या कांग्रेस हमारी दुश्मन है। हम दोनों ही पार्टियों को अपना दोस्त मानते हैं और दोनों ही पार्टियां ये चाहती हैं कि हम लोग शिक्षित बने। जब शिक्षित बनेंगे तो हमारा रोजगार अच्छा होगा, हमारा कारोबार अच्छा होगा और हम सुरक्षित भी रहेंगे। हम बेवजह के मुद्दों पर उलझने से बचेंगे। आज मैं उत्तर प्रदेश की बात कर दूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और शांतिपूर्ण चुनाव हुए, कहीं पर भी कोई विवाद नहीं खड़ा हुआ, जबकि इससे बड़े बड़े धार्मिक मुद्दे चल रहे थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त रहा। तो इसमें जहां सरकार और कानून का 10% आते, वहां पर मुसलमानों को इसकी भी तारीफ करना चाहिए कि अब उधर शिक्षा बढ़ी है, उधर जो है सोचने समझने की पावर बढ़ी है। वो किसी पार्टी के या किसी भी संस्था के बहकावे में नहीं आते। तो जब बहकावे और भड़काने में नहीं आएंगे तो हमारा देश शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा, जैसे शांतिपूर्ण तरीके से हमारी पिछली सरकार चली और शांतिपूर्ण तरीके से हमारे चुनाव हो रहे हैं। वरना हर जगह से ये रिपोर्ट आती थी कि कहीं मुसलमान हिंदू से लड़ गए, कहीं मुसलमान मुसलमानों से लड़ गए। और इन 2 चरणों के चुनाव में मैं आपसे कहना चाहूंगा सर जी, आप पूरा रिकॉर्ड उठा लीजिए कि मुसलमान ने संयम, सहनशीलता और सहानुभूति पूर्वक वोट किया है। मतलब उनने अपनी जो हमारी परंपराएं थी, जो अदब था, उसको जाने ही नहीं दिया। वो अदब के साथ रहा, वो तमीज़ो तमद्दुन के साथ रहा, जो मैंने अभी हिंदी में बोला था। और अब हिंदुस्तान का मुसलमान सोचता है, अगर आप कहें तो मैं एक शेर सुना दूं। बिल्कुल। ये हिंदुस्तान का मुसलमान कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं किस मिट्टी का हूँ यारो मेरी पहचान लिख देना, मैं किस मिट्टी का हूँ यारो मेरी पहचान लिख देना, मेरे नाम के आगे फकत इंसान लिख देना, मेरे माथे पे न धर्मों के टिकट चस्पा करना, मेरे माथे पे न धर्मों के टिकट चस्पा करना, कफन के एक एक कोने पर हिंदुस्तान लिख देना, हिंदुस्तान लिख देना। ये आज भारत का मुसलमान सोचने लगा है। इसी सोच को भड़काने और बहकाने का राजनीतिक दल प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो PFI हो, चाहे वो SIO हो या जमाते उलमाए हिंद हो। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन आप अच्छे बड़े चैनल पर जब बिठाल के मुझे बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि लिल्लाह भगवान के लिए हमें माफ करिए, हमें पढ़ने दीजिए,
हमें अच्छा रोजगार करने दीजिए। अब हम अपने मुल्क के कानून की इज्जत करना चाहते हैं। अब हम इस मादरे वतन को जिंदाबाद कहना चाहते हैं, भारत माता की जय कहना चाहते हैं, नमाज भी पढ़ना चाहते हैं, रोजा भी रखना चाहते हैं, लेकिन अपने मुल्क की जो हमारी वतन परस्ती है उसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते। हमें चाहे मैं बड़ी माफी के साथ चाहे मीडिया वाले भड़काने का प्रयास करें या हमें राजनीतिक दल भड़काने का प्रयास करें, हम वोट देंगे, हम अमन को वोट देंगे, हम शांति को वोट देंगे, हम वोट देंगे, हम अच्छी सरकार बनाने को वोट देंगे, लेकिन अब हम लड़ाई या बहकावे में बिल्कुल नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं और बहुत सही बात फरहात अली जी ने कही। फिलहाल समय के अभाव के चलते आप तीनों मेहमानों को यहीं पर रोकेंगे और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हिजाब मामले में जिस तरीके से कर्नाटक से उठा और देश भर में तोल पकड़ता नजर आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है अब जिस तरीके से कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर सभी को कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।